हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम बच्चों क्लास 12th का लेसन नंबर 3 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था वो बनाया था यूरोपीय जनसमूह के बारे में। किसके बारे में? यूरोपीय जनसमूह के बारे में। और उससे पिछला था वो एशिया जनसमूह के बारे में था। और आज हमारा जो वीडियो होगा वो अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह पर होगा। और इसके अंदर हम अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह के अंदर की जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बहुत पिछला जो वीडियो है यूरोपीय जनसमूह उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यूरोपीय जनसमूह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि यूरोपीय जनसमूह है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जनसमूह है, जिसके अंदर 74 करोड़ जनसंख्या पाई गई है। रूस सहित, किसके सहित? रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या पाई गई है, रूस सहित। और यूरोप में जनसमूह का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो देश है वो रूस है, और उसके बाद जर्मनी है, जिसके अंदर 8.20 करोड़ लोग निवास करते हैं। फिर यूरोपीय जनसमूह के अंदर अधिकांश जो लोग होते हैं वो सेवाओं में कार्य करते हैं, उद्योगों में कार्य करते हैं, नगरों में रहते हैं। और इन लोगों की जो प्रति व्यक्ति भी आय भी है वो उच्च है, और इसके अलावा इन लोगों का जीवन स्तर है वो भी क्या है? उच्च है। बच्चों, इन क्षेत्रों के अंदर जो अधिकांश जो लोग हैं वो नगरों में रहते हैं। यूरोपीय जनसमूह के अंदर लगभग 70% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? नगरों के अंदर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? नगरों के अंदर। और इसके अलावा यूरोपीय लोगों के अंदर अपन देखा जाए इनका अक्षांश विस्तार या यूरोपीय जनसमूह का अक्षांश विस्तार देखा जाए तो वो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, और इसी के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। और कहीं आपने देखा होगा 45 से 50 के बीच में सबसे ज्यादा यूरोपीय जनसंख्या का निवास क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी पेटी पाई गई? कोयला पेटी। कौन सी पेटी पाई गई? कोयला पेटी पाई गई, जहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पर जहाज देखने को मिलता है। और यूरोपीय क्षेत्र के अंदर देखा जाए या यूरोपीय जनसमूह के अंदर देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है वो स्थिर है। कैसी है? स्थिर है, क्योंकि वह जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान मानी गई है। इसके अलावा यूरोपीय जनसमूह के अंदर जो जीवन का आधार है या विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य के आधार पर देखा जाए तो इनका जो आधार जीवन का बनता है, जीवन यापन का आधार वो कृषि है। क्या है? जीवन यापन का आधार कृषि है। अब अपन लेते हैं अमेरिकी जनसमूह। तो हमने पहले पढ़ लिया था यूरोपीय जनसमूह के बाद थोड़ी सी जानकारी। अब अमेरिकी जनसमूह लेते हैं। अमेरिकी जनसमूह का विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग से है। और अमेरिकी जनसमूह का जो विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका के कौन से भाग है? उत्तर पूर्वी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, इसका ये भाग संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भाग जो पूरा आता है वो उत्तरी पूर्वी भाग आता है। उत्तरी पूर्वी भाग, जिसमें कनाडा भी है और संयुक्त राज्य कनाडा भी आता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका भी आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी आता है। तो ये भाग कौन सा कहलाए? संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग है, जो इस जनसमूह के अंतर्गत आता है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। पहला कौन सा है? एशिया। पहला कौन सा हुआ? एशिया। दूसरा यूरोप, और तीसरा कौन सा हुआ? अमेरिका। तीसरा कौन सा हुआ? अमेरिका। तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अभी मैंने आपको बताया, ये आपने संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग तथा कनाडा का पूरी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग और कनाडा का पूरी तटीय जो भाग है ये जो सारा हिस्सा है इसके अंदर सम्मिलित किया गया। किसके अंदर? अमेरिकी जनसमूह के अंतर्गत इसको लिया गया। तो आपको पता चल गया होगा अमेरिकी जनसमूह के अंदर से उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग आता है, और उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और कनाडा का पूरी तटीय क्षेत्र है वो इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। अगला बिंदु लेते हैं। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या का विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ है। देखो, आपसे पूछ ले अमेरिका के अंदर जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है यूरोपीय जनसंख्या का अमेरिका में प्रवास करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार सवाल ये पूछा भी जा चुका है
कि अमेरिकी जनसमूह के या अमेरिका के अंदर जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, तो सीधा सा कारण यूरोपीय जनसंख्या का प्रवास। क्या कारण है? यूरोपीय जनसंख्या का प्रवास है, जिसके कारण या अमेरिका की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। शब्द क्या है? प्रवास। अब थोड़ा बहुत प्रवास के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रवास क्या है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, बोर्ड पैटर्न के अनुसार इस टॉपिक को हटाया गया है, लेकिन आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हुए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रवास, प्रवास क्या है? तो याद रखना, व्यक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना प्रवास कहलाता है। प्रवास के दो भेद हैं। प्रवास के कितने भेद हैं? दो। एक का नाम है उत्प्रवास और एक का नाम है आप्रवास। एक का नाम है उत्प्रवास, दूसरे का नाम है आप्रवास। उत्प्रवास और आप्रवास, इनके बारे में बताते हैं। उत्प्रवास, प्रवास का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा अपना मूल स्थान छोड़कर जाना। व्यक्ति द्वारा अपना मूल स्थान छोड़कर जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास। क्या कहलाता है? उत्प्रवास। आप्रवास, व्यक्ति द्वारा दूसरे स्थान पर आगमन करना, उसे क्या कहते हैं? आप्रवास। देखो बच्चों, आ का आने में हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? आ करते हैं। तो आ यानी आना, मतलब व्यक्ति द्वारा दूसरे स्थान पर आगमन मतलब आना, क्या कहलाता है? आप्रवास। और उत्प्रवास, व्यक्ति द्वारा अपना मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना या छोड़कर जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास। और यदि प्रवास के प्रकार होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं प्रकार, राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो सीधी सी बात है, व्यक्ति द्वारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के अंदर प्रवास करना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय प्रवास। या लिख रहा हूं, व्यक्तियों द्वारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। व्यक्ति द्वारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और यदि राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो व्यक्ति द्वारा एक ही राष्ट्र के आंतरिक भागों में प्रवास करना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय प्रवास। तो राष्ट्रीय प्रवास व्यक्ति द्वारा एक ही राष्ट्र के आंतरिक भागों में प्रवास करना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास व्यक्ति द्वारा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर या व्यक्ति द्वारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रवास के दो भेद होते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। प्रवास क्या होता है? व्यक्ति द्वारा अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में और 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। देखो बच्चों, इन क्षेत्र के अंदर मतलब अमेरिकी जनसमूह के अंदर अधिकांश जो जनसंख्या है लगभग कितने परसेंट? 80% जो जनसंख्या है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में निवास करती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो आपको मालूम ही है, ये उत्तरी अमेरिका की नक्शा में छोटा सा बना रहा हूँ, ये इस तरह होता है। यहाँ पर 100 डिग्री ऐसे देशांतर रेखा बनेगी, ये है 100 डिग्री देशांतर ऐसे। तो इसके जो पूर्व के पास है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास
करती है। और यदि अक्षांश विस्तार की बात करें तो वो कितना है, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश विस्तार है, जहाँ सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या निवास करती है। अगला बिंदु, अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% भाग यूरोप से आया है। और यदि अमेरिकी जनसंख्या में 100 आदमी मानते हैं, कितने मान लें, 100, तो 100 में से 90 आदमी या 90 जो लोग हैं वो कहाँ से आए हुए, यूरोप में आए। कौन से महाद्वीप से आए हुए, यूरोप महाद्वीप। इसका मतलब अमेरिकी जनसमूह में अधिकांश जनसंख्या का जो भाग है वो कौन से महाद्वीप का है, यूरोपीय महाद्वीप का है। किसका है, यूरोपीय महाद्वीप का। यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों में भी संपन्न है। और अमेरिकी जो जनसमूह है वहां पर आवागमन की उच्च कोटि की सुविधा तो है, साथ में खनिज संसाधन भी यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत ही अधिक पाए जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। और खनिजों से संपन्न होने के कारण यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा क्या पाई गई, संपन्न पाई गई। खनिज जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। जमीन से खोदकर निकाले गए जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कभी भी पदार्थ शुद्ध रूप में ना निकलकर आइस के रूप में निकलते हैं। किस रूप में निकलते हैं, आइस के रूप में निकलते हैं। तो जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और संसाधन की बात आती है तो सीधी सी बात लिखनी है, वे सभी तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वे सभी तत्व जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो आपको पता होगा खनिज जमीन से खोदकर निकाले गए पदार्थ को कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते उसे संसाधन कहते हैं। यूरोपीय प्रवास के साथ यूरोप में विकसित तकनीकी ज्ञान भी स्थानांतरण हुआ, जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर भी पड़ा। जब यूरोप के जो लोग थे उत्तरी अमेरिका में गए, यूरोप के जो लोग थे वो कहां पर गए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गए, तो अपने साथ वो अपनी टेक्नोलॉजी अपनी तकनीकी को साथ लेकर गए, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका के अंदर वहां पर अपनी तकनीकी के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, विकसित कर दिया। क्या कर दिया, विकसित कर दिया, उनका विकास कर दिया। तो याद रखना कि यूरोपीय लोग जब अमेरिका में गए तो अपने साथ क्या लेकर गए थे, तकनीकी, और उन्हीं तकनीकी के माध्यम से उन्होंने अमेरिका का क्या किया, विकास किया। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। अमेरिकी जनसमूह के अंदर अधिकांश जो लोग होते हैं कहाँ रहते हैं, नगरों में। मैंने आपको बताया था विश्व में सबसे ज्यादा नगरों में कहाँ रहते हैं, अमेरिकी जनसमूह या अमेरिका में। उसके बाद यूरोप महाद्वीप में। भारत के अंदर 31.16 मतलब 31.20% जो लोग होते हैं वो नगरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नगरों में। लगभग 68% के करीबन जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। लगभग 75% लोग नगरों में अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका में कितने परसेंट लोग नगरों में रहते हैं, लगभग 75% जो लोग हैं अमेरिका के वो नगरों में निवास करते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से भी अधिक विकसित और संपन्न है। और यदि संपन्नता और विकास के तौर पर देखा जाए तो ये यूरोपीय जनसमूह से भी ज्यादा क्या विकसित है। किससे, यूरोपीय जनसमूह से भी ज्यादा क्या विकसित है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए गए, खनिज पाए गए। और खनिज संपन्न होने के कारण, टेक्नोलॉजी उच्च होने के कारण इनकी संपन्नता किससे भी ज्यादा हो गई, यूरोपीय जनसमूह से भी क्या हो गई, ज्यादा देखने को मिलती है। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है। और अमेरिकी जनसमूह में यदि जनसंख्या वृद्धि को देखा जाए वो ज्यादा उच्च नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह जन्म दर और मृत्यु दर पर क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। इस कारण से यह जनसंख्या वृद्धि उच्च देखने को नहीं मिलती है। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है, यदि आपसे पूछा जाए तो सीधी सी परिभाषा है, किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। वापस लेना, किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि यहाँ का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर पूर्णतः नियंत्रित है।
अमेरिका के अंदर देखा जाए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के ऊपर क्या है, सरकार का कंट्रोल है। इस कारण से वहां ज्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाती। और साथ ही बाहरी देशों के अप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बाहर के जो देश के जो लोग आते हैं अमेरिका में, उसके आने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया। और आते हैं तो कुछ समय पीरियड के लिए सरकार से अनुमति लेकर आता है, लेकिन वापस उसको जाना पड़ता है। तो इस कारण से अमेरिका में ज्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है, और जनसंख्या वृद्धि ज्यादा ना होने के कारण वहां पर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया गया है। और अब हम लेंगे अफ्रीकी जनसमूह। अब हम अमेरिकी जनसमूह के बाद हम लेते हैं अफ्रीकी जनसमूह। अब अफ्रीकी जनसमूह के अंदर देखते हैं बच्चों, इसका पहला पॉइंट, अफ्रीकी महाद्वीप की जनसंख्या 2001 में 81.8 करोड़ थी। देखो बच्चों 2001 में कितनी थी, 81.8 करोड़। फिर बाद में अपन देखते हैं कि अफ्रीकी जनसमूह के अंदर धीरे धीरे जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगले बिंदु की बात करें, वर्ष 2013 के अनुसार अफ्रीका की कुल जनसंख्या 110 करोड़ होगी। देखो 2001 में कितनी थी, 81.8 करोड़ थी, और 2013 के अंदर कितनी होगी, 110 करोड़। मतलब जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है, 15.4%। 15.4%। यदि विश्व की कुल जनसंख्या 100% है तो उसमें से 15.4% किसकी है, अफ्रीका महाद्वीप की। आकार की दृष्टि से यह जनसमूह एशिया के बाद अफ्रीका का दूसरा स्थान है। देखो आकार की दृष्टि से देखा जाए तो अफ्रीका जनसमूह वो कौन सा स्थान रखता है, दूसरा, और पहला किसका, एशिया। लेकिन जनसंख्या जनमानसमूह के आधार पर देखते हैं कितना स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। किसका आता है, चौथा। एशिया पहला आता है, यूरोप दूसरा आता है, अमेरिका तीसरा आता है, और चौथा अफ्रीका का आता है। अफ्रीका महाद्वीप का 70% भूभाग मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों और आर्द्रता होने के कारण निर्जन प्राय है। और अफ्रीका महाद्वीप का यदि हम 70% भाग देखते हैं तो कैसा है, मरुस्थलीय है। कैसा है, मरुस्थलीय। मतलब वहां पर कोई प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, और वो भी, और बाद में क्या है, सघन वनों और आर्द्रता युक्त। और उसके अंदर कुछ ऐसे स्थान है जहां सघन वन पाए जाते हैं, और वहां पर बार बार क्या होती है, वर्षा होती है। ऐसे वन है वो लगभग कितने % भाग है, 70% भाग पर मरुस्थलीय और सघन आर्द्र वन पाए गए, जिसके कारण वह जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव क्षेत्र है। अफ्रीका कितने % भूभाग पर, सिर्फ 30% भूभाग पर ही क्या है, जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि 70% भूभाग पर तो क्या है, मरुस्थलीय और सघन वनों से आर्द्रता युक्त वन है, और सिर्फ जनसंख्या 30% भूभाग पर ही पाई जाती है। अफ्रीका जनसमूह का के अंदर 3 क्षेत्रों में, और अफ्रीका जनसमूह की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कितने क्षेत्रों में मिलती है, 3 क्षेत्रों में। पहला नील नदी घाटी क्षेत्र में, दूसरा जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी के मध्य गिनी तट में, और तीसरा दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिणी पूर्वी तट पर यह जनसंख्या मिलती है। तो आपने देखा बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप 2001 की जनसंख्या कितनी थी, 81.8 करोड़। 2013 में कितनी हो गई, 110 करोड़। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला स्थान किसका आता है, एशिया। दूसरे स्थान किसका आता है, अफ्रीका। यदि जनसमूह के आधार पर देखा जाए पहला स्थान किसका आता है, एशिया, और चौथा स्थान किसका आता है, अफ्रीका। और अफ्रीका कितना % भूभाग जो मरुस्थलीय और सघन आर्द्र वनों से युक्त है, 70% भूभाग है। फिर बाद में पूछे कितने % भूभाग पर जनसंख्या निवास करती है, सिर्फ 30% भूभाग। 30% भूभाग कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला नील नदी घाटी क्षेत्र जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। फिर दूसरा जाम्बिया और नाइजर नदी घाटी क्षेत्र। जाम्बिया अफ्रीका का तांबा क्षेत्र है, और नाइजर नदी घाटी क्षेत्र के पास भी देखें तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी तटीय जो भाग है, जो खनिज संपन्न है, उन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या देखने को मिलती है। इस तरह बच्चों आपने देखा कि विश्व के प्रमुख जो जनसमूह थे, एशिया जनसमूह, उत्तरी अमेरिकी जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह, इन 4 जनसमूह में बांटे गए। और उसके बाद हम जो अगला वीडियो या टॉपिक होगा वो उसके अंदर हम विश्व के प्रमुख जो जनसंख्या घनत्व क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या घनत्व तो क्या है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन से हैं, और जनसंख्या घनत्व के प्रदेश कौन से हैं। हम जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखेंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और आपने देखा होगा
कि इसका सूत्र कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल है। फिर हम इसके आगे हम जनसंख्या घनत्व के जो प्रकार हैं उनको 5 भाग में बांटेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पहला लेते हैं गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कारकीय घनत्व, कर्षक घनत्व और पोषण घनत्व। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।